चलिए so let's continue with the next question now. Exercise question number 4. नेक्स्ट वॉलेंटियर गर्ल्स में से किशिता के बाद आ रही है ओलिविया. यस ओलिविया, यू कैन रीड फोर्थ क्वेश्चन. Olivia is there. Oh, yes, sir. Yes, you can continue. One end of a string of length L is connected to a particle of mass m and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed the center. वर्ड कट हो चुका है. डायरेक्टेड टू आएगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. वो प्रिंट नहीं हुआ है बट इट विल बी, आई थिंक टेक्स्ट बुक में होगा शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर बताया है आपको. ठीक है ऐसा कुछ टेक्स्ट बुक में, कि टेक्स्ट बुक में भी सेम है? यस यस मतलब क्या है कि नहीं है? यस सर है अंदर. क्या है? टुवर्ड्स ही है ना. टुवर्ड्स है. बराबर. तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल टेबल ऐसा कुछ होगा. मान लीजिए ये उसके 4 लेग, बराबर ऐसा कुछ होगा सपोज करते हैं. बराबर. अब इस टेबल के ऊपर हम एक फिक्स एंड से स्ट्रिंग को ऑसिलेट करते कुछ इस तरह से. लंगीस होता है ना, लंगीस, ऐसा आपको विजुअलाइज करना. यहाँ पर मैंने छोटा सा स्टोन ब्लैक कलर का अटैच कर दिया है और अब ये ऐसा रोटेट हो रहा है. मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज में गोल 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 घूमेगा. तो ये फोर्स ऐसा ग्रीन कलर से मैं बता रहा हूँ टुवर्ड्स द सेंटर जाता है. फोर्स का क्या कहेंगे? कहने से कोई भी सर्कुलर, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में सिखाया, in uniform circular motion a force which is acting towards the center is known as which force? Centripetal force. Exactly. So the centripetal force is known as radial force, means the direction of centripetal force is always towards the center along the radius. अरे बट कहना है इसे कि ये सेंट्रिपिटल फोर्स तो स्ट्रिंग का फोर्स है. ये ब्लू कलर का जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया है दैट इज नथिंग बट स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग में जो फोर्स आता है वो तो कौन होता है? हमेशा टेंशन. स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है तो स्ट्रिंग में स्ट्रेच स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्ट्रेचिंग होना चाहिए, देन इट विल बी अ टेंशन फोर्स. तो कहने से यहाँ पर टेंशन का नाम क्या है? यहाँ पर टेंशन का दूसरा नाम है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, और एल्स वी कैन से कि सेंट्रिपेटल फोर्स एक्ट ओवर हियर बाय टेंशन फोर्स. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस सिचुएशन? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. गुड. तो एक बार रीड कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन. तो नेक्स्ट पेज पर उसका सॉल्यूशन आ जाता है. तो ओलिविया जी रीड करो. The net force on the particle directed towards the center is T. This provides the necessary centripetal force to the particle moving in the circle. Okay. Now I think so. Please verify it. We have completed this 5th, 6th and 7th exercise question. Please verify it. 5th, 6th और 7th question हो गया है हमारा. Yes, sir. सब लोग वेरीफाई करो प्लीज. Yes, sir. ओके. फिर पीछे आते हैं तो 8th, 9th और 10th चेक करो. 8th, 9th और 10th तीनों हो गए हैं.
सर रॉकेट वाला नहीं हुआ काश। सर 9-10 बाकी है। 9-10 बाकी है ना, तो Yes, चलो sir. कर लेते हैं तो फिर 9 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वॉलेंटियर ओलिविया के बाद है साक्षी। साक्षी जी रीड करो। A rocket with a lift of mass to 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 5.0 meter per second square. Calculate the initial thrust force of the blast. ओके, अब देखिए रॉकेट है, रॉकेट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, रॉकेट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है। तो एक्सेलरेशन के साथ जाएगा तो उसको कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, इनर्शियल के नॉन इनर्शियल, याद है आपको? एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन के साथ जाना मतलब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो उसमें कोई सूडो इफेक्ट आता है कि नहीं आता है? क्या लगता है आपको, आता है कि नहीं आता है? यस। तो देखो ये रेड कलर का मैंने बनाया है सपोज एक रॉकेट, और ब्लू कलर का वो कंबशन प्रोसेस, तो जो फ्यूल कंबस्ट होता है और जो फोर्स देता है ना, इसे थ्रस्ट कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, थ्रस्ट। तो ये थ्रस्ट है। अब आप लॉजिक समझो, रॉकेट जाएगा एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एज इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, this object is in non-inertial frame of reference, and in non-inertial frame of reference there is the pseudo effect. So pseudo effect means pseudo acceleration direction will be opposite to the original acceleration and with equal magnitude. So if original acceleration is in upward direction, pseudo acceleration AP is in downward direction, and we know that gravity to always act in the downward direction. So in this particular case we need to find out initial thrust. Thrust मतलब force. तो ये जो फ्यूल कंबस्ट होके सरफेस पर जो थ्रस्ट देगा, फोर्स देगा, जिससे ये रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो व्हाट विल बी दैट थ्रस्ट? तो कैन आई से फोर्स, थ्रस्ट मतलब फोर्स, फोर्स इज m into g effective. But what is g effective in this situation? So m and g effective can be written as g plus ap. Why a plus ap? Plus क्यों है? Because g and ap are in same direction, so plus हो जाएगा। तो f is मास कितना है रॉकेट का? 20,000। g कितना? तो सिंपलिसिटी के लिए 10 ले लेते हैं। a कितना? तो 5 ले लेते हैं। तो फोर्स F इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू कितना? 15। तो F कितना? 15 टू 30, तो एक जीरो और आ जाएगा। ऐसा होगा। कितने जीरो आ गए जी? 5 के 6। तो 3 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन का फोर्स एक्ट होगा। चेक करो ऐसा कोई आंसर है क्या? नहीं, मैंने गलती कर दी। 15 30, तो एक जीरो एक्स्ट्रा मैंने दे दिया। पांच ही जीरो। बोलो, आया समझ में कि आपको ये क्वेश्चन 9th वाला? Yes, sir. Yes. आई थिंक सो। ये आपको पूरा ड्रॉ करके लिख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन में नहीं है। वो लोग सीधा इसको ना कुछ बताते कि ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटर है आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, और टाइटल भी मैं दे देता हूँ अगर यहाँ पर मुझसे लिखा जाएगा तो।
फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख लेना। मेरे से पूरा आई थिंक सो नहीं लिखा जाएगा, स्पेस नहीं है। शॉर्टकट में मैं लिख लेता हूँ। आपको लिखना होगा फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस F इक्वल टू M इंटू जी इफेक्टिव। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। उसमें एक्सेलरेशन A, सूडो एक्सेलरेशन AP और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G का डायरेक्शन प्रॉपर लेबलिंग करना जरूरी है। हो जाता है तो मुझे इन्फॉर्म करो। सर हो गया। ओके, सबका हो गया कंप्लीट वर्क। यस सर। चलो तो इसको जाने देते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू। चलिए तो अभी 8, 9 और 10। 10th का क्या है कंफर्मेशन प्लीज? 10th हो गया है क्या बाकी है? सर बाकी सर बाकी 10th बाकी है। ओके, तो फिर 10th लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वॉलेंटियर साक्षी ने रीड कर दिया तो गर्ल्स में भी रिया बाकी ना। रिया जी 10th क्वेश्चन रीड करो प्लीज। रिया जी गुम हो गई लगता है। हाँ तो देवांशी आप करो रीड। चलो A body of mass
0.40 kg moving initially with a constant speed of 10 meter per second to the north is subject to a constant force of 8 Newton directed towards the south for 30 seconds. Take the instant the force is applied to be t equals to 0, the position of the body at that time to be x equals to 0, and predict its position at t equals to minus 5 seconds, 25 seconds, and 100 seconds. ओके, किसी को समझ में आया कि नहीं, आई डोंट नो, देख लेते हैं चलिए कि क्या है। एक्चुअली यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास 0.40 kg है, दैट इज मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ, जा रहा है वो नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये ऊपर नॉर्थ तो नीचे साउथ, इधर ईस्ट तो इधर वेस्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मोशन में है नॉर्थ में, बराबर, ऑब्जेक्ट मोशन में है नॉर्थ साइड को, यानी उसका वेलोसिटी नॉर्थ में। अब क्या हो रहा है, इट इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड द साउथ, मतलब कि ऑब्जेक्ट जा रहा है नॉर्थ में और फोर्स उसको अपोज कर रहा है कौन से डायरेक्शन में, साउथ में। तो ये अपोजिशन वाला केस हो गया। तो सोचो ना यार, जो डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन है उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स एक्ट होगा तो ये बॉडी का एक्सिलरेशन होगा कि रिटार्डेशन? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होगा। ऑल ऑफ यू अग्री विद दिस? यस सर। रिटार्डेशन होगा तो फोर्स विल बी नोन एज रिटार्डिंग फोर्स। तो ये 8 न्यूटन को हमने -8 लिखा है। तो -8 क्यों लिखा है यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी है मोशन डायरेक्शन का, उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन, अरे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर, जो भी डायरेक्शन है मोशन का उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने लिखा है। तो यही पूरा पॉइंट यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कि मैंने इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। चलिए तो इसको टाटा बाय बाय सी के देते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट जा रहा था 0.40 kg का ऑब्जेक्ट जा रहा था कांस्टेंट स्पीड के साथ नॉर्थ डायरेक्शन में, और कांस्टेंट फोर्स 8 न्यूटन का एक्ट हो रहा था साउथ डायरेक्शन में। कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए ये फोर्स एक्ट हो रहा था? 30 सेकेंड्स के लिए। बराबर। अब जहां से मोशन शुरू हुआ ना, वो टाइम t इक्वल टू 0 पर पोजीशन उसका 0 था। तो प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू -5 सेकंड, 25 सेकंड एंड 100 सेकंड। तो जो मुझे ये 25 सेकंड 100 सेकंड तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन ये t इक्वल्स टू -5 सेकंड क्या होगा यार? क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नो सर। तो ये टाइम t इक्वल्स टू -5 का मतलब क्या? भाई यहाँ पर t इक्वल्स टू -5 का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का जब मोशन शुरू होगा, यानी टाइम t इक्वल टू 0 होगा, उससे पहले 5 सेकेंड पर वो कहाँ पर था। यानी मान लीजिए कि अभी 8:54 हुआ है, मैं आपको पूछता हूँ कि भाई 5 मिनट पहले यानी 8:49 पर आप कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? वैसा सिचुएशन 5 मिनट पहले आपका क्या पोजीशन था, वैसे अगर मैं पूछूं तो मैं लिखूंगा -5 मिनट। यानी ऑब्जेक्ट का जब टाइम t इक्वल टू 0 पर x0 था, तो t इक्वल्स टू -5 यानी 5 सेकेंड पहले उसका पोजीशन क्या था, ये आपको पूछा है। तो नेगेटिव मीन्स 5 सेकेंड बिफोर द मोशन स्टार्ट्स। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। Yes. तो मोशन शुरू जब हुआ नहीं था, टाइम t इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू x0 था, टाइम t इक्वल टू 0 पर x0 था, तो उससे पहले 5 सेकेंड पर वो कहाँ पर होना चाहिए था, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर 25 सेकंड पर कहाँ था और 100 सेकंड पर कहाँ था, ऐसा आपको कैलकुलेट करना रहेगा। समझ में आया सबको? Yes, sir. तो लेट्स Yes. स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सबको अगर समझ में आ गया तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ। टिक टिक। देखिए तो, अरे भाई सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया है? एक्सेलरेशन। क्या हमारे पास फोर्स है? हाँ है। क्या हमारे पास मास है? हाँ है। तो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स आ गया -8 और मास है 0.40, तो दैट विल बी -20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये फोर्स कितने टाइम के लिए था? 30 सेकेंड्स के लिए था। तो दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन भी कितने टाइम के लिए होगा? 0 से लेकर 30 सेकेंड्स के लिए ही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि 30 सेकेंड तक फोर्स था, तो 30 सेकेंड के लिए ही एक्सेलरेशन होगा। यानी 0 से 30 सेकेंड तक इतना एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा, -20 मीटर पर सेकेंड। और अब आपको पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द टाइम और व्हाट विल बी द पोजीशन एट टाइम इक्वल्स टू -5 सेकेंड। तो देखिए, यानी मोशन शुरू होने से 5 सेकंड पहले, तो क्या 5 सेकंड पहले कोई फोर्स था? फोर्स तो कितने टाइम के लिए था? 0 to 30 सेकंड के लिए था ना। तो 0 से 5 सेकंड पहले कोई फोर्स एक्ट होता था ऑब्जेक्ट पर? No, sir. नहीं। एक्सेलर फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 यानी क्या हो सकता है? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अब रेस्ट पर तो बताया नहीं आपको, बट हाँ इतना तो बताया ना कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता ही था। कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता था यानी ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ही फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। एस स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो x इज ut, u कितना 10 और t कितना -5। तो इनिशियल पोजीशन नहीं, इनिशियल पोजीशन नहीं, पोजीशन बिफोर द मोशन स्टार्ट्स। बराबर, पोजीशन बिफोर द मोशन स्टार्ट्स कितने टाइम पहले? 5 सेकंड पहले, जब मोशन शुरू होने चाहिए था उससे पहले वो कहाँ पर था? -50 की पोजीशन पर, -50 के मीटर के पोजीशन पर वो था। ये पहला पार्ट सिर्फ आपको समझ में आया कि नहीं? कंफर्म करो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. सर Okay. ये सर यस, ओके, थैंक यू। अभी दूसरे क्वेश्चन सर पर आ जाते हैं। हाँ बोलो। सर वो 10 कैसे आया पता नहीं चला है। क्या टैंक? अरे वो तो तेरे को दिया ही था ना कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से जाता ही है, ऐसा बताया तो था देवम भाई। डेटा में ही तो बताया था। ये देवांशी ने ही तो रीड किया था, भूल गया तो। सर पर वो ऑब्जेक्ट तो रेस में था ना सर। अरे भले रेस्ट पर था, लेकिन t इक्वल टू 0 पर वो रेस्ट पर था, t इक्वल टू -5 पर थोड़ी था। ये तो ऐसी बात हो गई देवम भाई। मैं डायग्राम ड्रॉ करके तेरे को बताने की कोशिश करता हूँ फिर से। ये वो सिग्नल का पोल है, ट्रैफिक सिग्नल का पोल होता है ना, वैसा। तो देख, अभी ट्रैफिक सिग्नल का कलर क्या है? ब्लैक। क्या है? हैं? ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ग्रीन है, बराबर है। तेरा व्हीकल इधर था, ट्रैफिक सिग्नल पर आने से पहले थोड़ा दूर था तू, और ये तेरा डायरेक्शन है मोशन का, व्हीकल का। कितने स्पीड से तू मूव कर रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। बराबर। जैसे ही तू ट्रैफिक सिग्नल की और तूने अरे वाह ग्रीन सिग्नल है, चलो मैं सिग्नल क्लियर कर दूंगा, ऐसा तेरा सोचना था। पर जैसे ही तू सिग्नल के नजदीक पहुंचा, क्या हो गया कलर ट्रैफिक सिग्नल का? देख, रेड। क्या करेगा तू? निकल जाएगा कि खड़ा रहेगा? खड़ा। खड़ा रहेगा ना। अगर तेरा व्हीकल रेस्ट पर आ जाएगा तो तेरा व्हीकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0।
तो यहाँ पर बताया कि तुझे टाइम t इक्वल टू 0 लेना है जहां पर तेरा x इक्वल टू 0 था, लेकिन यार 5 सेकंड पहले तू दूर था, इसलिए मैंने पूछा कि तेरा t इक्वल्स टू -5 सेकंड पर तेरे व्हीकल का वेलोसिटी कितना था देवन भाई? 10 मीटर। समझ में आया? यस सर। फिर ये ग्रीन सिग्नल ग्रीन हो गया तो तू वापस कितनी स्पीड से जाएगा? 10 10 मीटर की मीटर। स्पीड से। कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? फॉरवर्ड। हाँ, तो यहाँ पर ये तू आ गया होगा और यहाँ पर मान लीजिए टाइम t को कितना पूछा है तेरे को? 25 सेकेंड पर, हाँ कि ना? यस सर। भाई सबको ये सिचुएशन पता चला? Yes, Yes, sir. sir. धन्यवाद, थैंक यू। इसको मारते हैं गोली। चलिए, तो 25 सेकेंड की अगर बात करें तो आपको याद आना चाहिए कि 0 to 30 सेकेंड पर तो फोर्स एक्ट होता था ना। अरे हाँ, 0 के 30 तक तो फोर्स एक्ट होता है, तो 25 तो 0 के 30 के बीच में ही आता है। तो मतलब फोर्स एक्ट हो रहा था, मतलब फोर्स एक्ट होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। और एक्सेलरेटेड मोशन में है तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन में x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या तो d इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा। u कितना 10, t कितना 25, हाफ एज इट इज, a कितना तो -20 और t कितना 25। सब कुछ सॉल्व करोगे तो आपका पोजीशन कितना आ जाएगा? -6000 मीटर आ जाएगा, -6000 मीटर। तो ये दूसरा पार्ट यहाँ पर खत्म हुआ। पता चला सबको दूसरा पार्ट? सबको दूसरा Yes, पार्ट sir. पता चला? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन है 100 सेकेंड पर उसका पोजीशन कितना होगा? कौन से टाइम पर? 100 सेकेंड पर। लेकिन फिर हमने मेंटोस खाया, मेंटोस खाया तो दिमाग की बत्ती जल गई। क्या मेंटोस खा के क्या पता चला? कि 100 सेकेंड को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 100 सेकेंड को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक 30 सेकेंड और दूसरा 70 सेकेंड। ऐसा क्यों? अरे 30 सेकेंड तक फोर्स था, लेकिन फिर तो फोर्स ही था नहीं ना। यानी पहले 30 सेकेंड तक फोर्स एक्ट कर रहा था, लेकिन बाद में तो फोर्स ही नहीं था। समझ में आया आपको? तो पहले मैं क्या करता हूँ, 30 सेकेंड में जब फोर्स एक्ट होता था तो उसने कितना पोजीशन कवर किया वो कैलकुलेट करता था। तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, u फिर से 10, t अब लेता हूँ मैं 30, 100 में से पहले 30 सेकेंड का पोजीशन कैलकुलेट करो, प्लस हाफ माइनस a 20 हो जाएगा और 30 का स्क्वायर तो आ जाएगा कितना? -8700, यानी 8700 मीटर पहले 30 सेकेंड में वो कवर कर लेता है। ये पता चला सबको? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले 100 में से पहले 30 सेकेंड में वो -8700 मीटर का पोजीशन कवर कर लेता है। फिर क्या 30 सेकेंड्स के बाद क्या? तो जो हमने फोर्स अप्लाई किया था 30 सेकेंड तक, तो 30 सेकेंड के बाद वो फोर्स के जीरो हो जाने के बाद एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। पर कितना वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो वो तो जान लेते हैं। तो मैं लेता हूँ पहला इक्वेशन, v इक्वल्स टू v0 प्लस एटी के v इक्वल टू u प्लस एटी। इनिशियल वेलोसिटी 10 था, एक्सेलरेशन -10 और 30 सेकेंड तक मैंने फोर्स अप्लाइड किया था कि 30 सेकेंड तक एक्सेलरेशन था। तो 10 माइनस 600 यानी -590 मीटर पर सेकेंड का कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव हो जाएगा 30 सेकेंड के फोर्स अप्लाइड करने के बाद। तो अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अब तो फोर्स नहीं है 30 सेकेंड के बाद, बराबर। और अभी हमें कितना टाइम और बाकी है? 70 सेकेंड्स बाकी है। तो 70 सेकेंड्स तक ये -590 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से जाता रहेगा ऑब्जेक्ट। तो अब नेक्स्ट 70 सेकेंड्स में वो कितना पोजीशन अचीव करेगा? तो x2 लेते हैं, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो फिर से स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो vt हो जाएगा। तो -590 इंटू 70 यानी -41300 मीटर का पोजीशन वो अचीव कर लेगा। ये तो, लेकिन ये तो 70 सेकेंड के लिए था। ऊपर 30 सेकेंड में उसने कितना अचीव कर लिया था पोजीशन? 8700।
तो टोटल पोजीशन कितना कवर हो गया यार, -8700 -41300, तो दैट विल बी -50,000, यानी -50 किलोमीटर का पोजीशन पर वो होगा 100 सेकेंड्स के बाद। हो बाप रे, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पर क्या आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? प्लीज कंफर्म इट। Yes, sir. Yes, sir. पर्टिकुलरली ये थर्ड पार्ट आप सबको समझ में आना चाहिए था पर्टिकुलर। चलिए, सबको क्लियर है तो अच्छी बात है। फिर 11th क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से करवा दिया था मैंने, कंफर्म करो प्लीज, हाँ या ना? Yes, sir. 11th हो गया था ना। फिर 12th करवाया है कि बाकी है? करवा हो दिया। गया सर। करवा दिया। 13 बाकी हो गया मुझे बाकी। लगता है। बाकी बाकी है ना, कोई बात नहीं, तो वो नेक्स्ट क्लास में। 14th करवा दिया कि बाकी? हो गया। हो गया, चलिए थैंक यू। 15 भी हो गया, करवा दिया। ओके। 16 भी हो गया, 17 18 यस हो गया, हो गया, यस सर हो गया। ओके। Yes, sir. 17 18 हो गया, फिर 19 भी हो गया होगा, 22 भी हो गया होगा, 20 मतलब, हाँ 21 बाकी है, 22 बाकी, 23 बाकी, मतलब 5 क्वेश्चन बाकी है एक्सरसाइज में सभी। यहाँ से तो सब एडिशनल एक्सरसाइज के शुरू है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर एग्जांपल्स की क्या सिचुएशन है? एग्जांपल्स कोई बाकी है? देखा आप लोगों ने?